बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। तो इसे मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था और इसे मैंने दोहरा दिया था। आप लोगों ने मुमकिन है उस चीज़ को सुन लिया हो, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि वसीयत नाफिज करने के बाद जो बाकी माल तकसीम किया जाएगा वो उसकी एक मैंने तरतीब लिखाई होगी। तो क्या तरतीब लिखाया है उसमें? कापी आप लोग, हाँ, अच्छा, वो अहनाफ वाले मैंने लिखाई थी ना तरतीब। और अहनाफ वाली तरतीब का मतलब समझते हो ना? तुम अकेले जुड़े हो लाइन से कि और भी कोई है? अच्छा, जितने लोग जुड़ सकते हो जुड़े भाई, है ना, ताकि सबको डायरेक्टली फ़ायदा हो जाए। अगर इस तरह जुड़ जाएंगे तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना जब तशरीह करके वीडियो करने पड़ेगी तो लंबी जो है वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। तो जब भी तकसीम किया जाएगा, माल को तकसीम जब किया जाएगा तो इस तरतीब का याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने लिखा होगा असहाबुल फ़राइज़, फिर असबा मिन जिहतिन नसब, असबा मिन जिहतिस सबब, फिर बैतुल माल, फिर रद, फिर ज़विल अरहाम। इस तरह एक तरतीब लिखे होंगे आप। और एक तरतीब आप लिखे होंगे असहाबुल फ़राइज़, असबा मिन जिहतिन नसब, असबा मिन जिहतिस सबब, असबतु मौलल अताक़ा, रद्द अला ज़विल फ़ुरूज अन्नसबिया बिक़द्रि हुक़ूक़िहिम, ज़विल अरहाम, मौलल मुआलात, मुक़र्रर लहु बिन्नसब अल गैर बिहैस लम यस्बुत नसबुहु बिइक़रारिहि मिन ज़ालिकल गैर, मूसा लहु बिजमीइल माल, बैतुल माल। यही लिखे हैं ना? इसी तरतीब से लिखे हैं। और उसके बाद मैंने फ़ुरूज़े मुक़द्दरा बता दिए हैं। फ़ुरूज़े मुक़द्दरा कितने हैं किताबुल्लाह में? कितना ही नहीं, असहाबुल फ़ुरूज़ 12 है, फ़ुरूज़े मुक़द्दरा किताबुल्लाह में 6 हैं। जैसे जो निस्फ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस है ना, ये फ़ुरूज़े मुक़द्दरा इनको नाम दिया जाता है। और इनको जो पाने वाले हैं इन्हें असहाबुल फ़ुरूज़ कहते हैं। तो फ़ुरूज़ क्या है? असहाबुल फ़ुरूज़ के माने फ़ुरूज़ पाने वाले लोग, है ना। तो जाहिर है जब हम फ़ुरूज़ जानेंगे तब ना असहाबुल फ़ुरूज़ समझ पाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ुरूज़ क्या है, या अल फ़ुरूज़ुल मुक़द्दरा फ़ी किताबिल्लाह, किताबुल्लाह में जो फ़ुरूज़े मुक़द्दरा हैं वो क्या हैं, तो आप बताएंगे निस्फ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस। और ये इसको 2 खानों में बताया गया होगा, अलिफ में और बे में। दो ग्रुप में लिखाया गया है ना, 2 ग्रुप में। जैसे अच्छा, जैसे 6 है ना, 6 है तो तीन को एक ग्रुप में कर लो। निस्फ़, रुबु, सुमुन, इसके नीचे एक लाइन खींच लो, और सुलुसान, सुलुस, सुदुस, इसके नीचे एक लाइन खींचो, और उसके नीचे अलिफ और बे या ए बी लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो, बहरहाल पता चले कि ये 2 ग्रुप में है। जहां भी लिखे हो, है ना, तो वहां बस कुछ नहीं करना है, ऐसे नीचे लाइन खींच लेना है और इसे लिख लेना है अल अव्वल, या और दूसरे को अस्सानी, या अलिफ लिख लो और बे लिख लो, या ए लिख लो और बी लिख लो, ताकि पता चले, है ना। ये किस तरतीब पे है? अलग तज़ईफ़ व तनसीफ बताया था, अलग तज़ईफ़ व तनसीफ। तज़ईफ़ और तनसीफ की बुनियाद पर है, इसको समझाया था ना। जैसे ग्रुप अलिफ देखो, ग्रुप अलिफ को एक तरतीब से पढ़ो, निस्फ़, रुबु, सुमुन, ये क्या चल रहा है? तज़ईफ़ चल रहा है कि तनसीफ?
ये तनसीफ चल रहा है, निस्फ रुबू सुमुन ये तनसीफ चल रहा है ना। लेकिन पहले ही ग्रुप को देखो, सुमुन रुबू निस्फ ये क्या चल रहा है, ये तज़ईफ चल रहा है। और तज़ईफ और तनसीफ का मैंने तरीका बताया था कि अगर किसी में 2 से ज़रब कर दो तो तज़ईफ हो जाएगा, गुना हो जाएगा उसका, और 2 से तक़सीम कर दो तो तनसीफ हो जाएगा। यही ना आसान तरीका है। क्या कह रहे हो? सबसे आसान तरीका यही है। सुलुसान सुलुस सुदुस को भी ऐसे आप एक तरफ से देखोगे तो ये तनसीफ और तज़ईफ की बुनियाद पर यह भी है। सुलुसान को अगर निस्फ करोगे तो सुलुस बनेगा, और सुलुस को निस्फ करोगे तो सुदुस बनेगा। इसी तरह से सुदुस सुलुस और सुलसान देखोगे तो इधर से तज़ईफ हो जाएगा। ये इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा क्योंकि ये कभी वक्त पर काम आएंगी। असहाबुल फराइज़ में से कितने लोगों का आपने पढ़ लिया है? 1 2 3 4 5 पढ़ लिए होंगे यार, 5 पढ़ लिए हो। चलो अब 5 पढ़ लिए हो, अब मैं इसकी मश्क देता हूं। लिखो, कापी खोलो और कापी देखो, इसको रफ में नहीं करोगे। जो अब अपनी कापी में जहां ये नोट कर रहे हो ये नोट करो। एक चीज और ख्याल रखोगे, जिनके अहवाल अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, अगर उनका नाम आएगा तो उनके नीचे अभी कुछ लिखना नहीं है, ऐसे खाली कट का निशान मार देना है। कट का निशान मारने का मतलब यह है कि अभी इसको हमें नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन वो आएंगे तो किसी न किसी मकसद से आएंगे। चलो नंबर 1 नोट करो, मसला नंबर 1। मसला नंबर, हाँ क्या कह रहे हो? नहीं समझ पा रहा हूं क्या कह रहे हो। अरे कोई कागज पे नोट कर लो, कोई बात नहीं है। समझने के लिए मैं मसला लगाने का तरीका बताने जा रहा हूं। आप पूरा नहीं नोट कर सकते हो तो कम से कम 1 2 नोट कर लो ताकि आपको तरीका मालूम हो जाए, बाकी साथियों से पूछ लोगे। मसला लगाने का तरीका होता है, सबसे पहले लिखा जाता है अलमय्यित, क्योंकि जाहिर है वरासत की तकसीम कब होगी? आदमी के इंतकाल के बाद। अगर आदमी जिंदा है तो वो अपनी जायदाद किसी को एहसानन दे सकता है, किसी की मदद कर सकता है, अपनी जायदाद को बतौर वरासत तकसीम नहीं कर सकता है, क्योंकि वरासत मरने के बाद ही तकसीम होती है। एकदम क्लियर है कि नहीं? तो इस वजह से जब भी मैं कोई मसला बोलूंगा कि मसला लिखो तो आपको अलमय्यित लिख करके तैयार हो जाना है, ठीक है। अलमय्यित आप लिखेंगे और मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से किसी का ऐसे फर्जी नाम बना लोगे। किसी का किसी औरत का इंतकाल हुआ, जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखाया कि उसके वरसा में से उसके शौहर हैं, बाप हैं, बेटे हैं, तो जाहिर है किसी औरत का इंतकाल हुआ होगा। और अगर मैं लिखाऊंगा कि उसके वरसा में उसकी बीवी है, उसके बाप हैं, बेटे हैं, बच्चियां हैं, तो जाहिर है किसी मर्द का इंतकाल हुआ होगा। वो मसला देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरने वाला है कि मरने वाली है कि नहीं। और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, किसी का नाम भी ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखो मसला नंबर 1, यानी क्या लिखोगे मसला नंबर 1 में? अलमय्यित। हाँ, अलमय्यित सबसे पहले डालो और ता बिल्कुल एक लाइन में खींच दोगे। ता इतनी लंबी करोगे कि पूरी एक लाइन आ जाए, क्योंकि उसी के नीचे उसके वारसा लिखे जाएंगे। लिख लिए अलमय्यित, अलमय्यित लिख लिए। अब लिखो उसके नीचे ज़ौज। मय्यित के नीचे लिखो, मय्यित के नीचे ही लिखा जाता है। ता लंबी, ता को खूब लंबी किए हो ना। ज़ौज, उसके नीचे लिखो अब, थोड़ा जगह छोड़ करके। ज़ौज के नीचे नहीं, ज़ौज के सामने थोड़ा 1 इंच जगह छोड़ करके, उसी के बगल में। हाँ, अब फिर उसके बगल में लिखो इब्न, उसके बगल में लिखो इब्न। हाँ, अब के बगल में इब्न रहेगा।
और 3 नाम लिखाया ना, ज़ौज, अब, इब्न। यहां जो लिखाया है ज़ौज का मतलब ज़ौजुल मय्यित, ये नीचे वाले सभी मुज़ाफ होंगे और इसका मुज़ाफ इलैह क्या है, अल मय्यित। ठीक है, और अगर मैं इसके नीचे अज़्ज़ौज लिखा दूं तब भी समझोगे कि अज़्ज़ौज से कौन सा ज़ौज मुराद है, मय्यित का ज़ौज मुराद है। अब अगर मैं मय्यित का कोई नाम लिखने के लिए बोलूं तो जाहिर है आप किसी औरत का ही नाम लिखेंगे, क्योंकि मय्यित का शौहर, मय्यित का बाप, मय्यित का बेटा, तो अब और इब्न से तो क्लियर नहीं होता है कि वो मय्यित मुज़क्कर है कि मुअन्नस, लेकिन ज़ौज से क्लियर हो जा रहा है कि मय्यित मुज़क्कर है कि मुअन्नस। ठीक है, ज़ौज से मुराद ज़ौजुल मय्यित, अब से मुराद किसका, अब, कि जो सामने इब्न है उसका अब है ये, मरने, अबुल मय्यित है वो, और इब्न किसका, इब्न, इब्नुल मय्यित है ना। तो यहां जो रिश्ते लिखाए जाते हैं कि किसी आदमी का या किसी औरत का यहां होगा, किसी औरत का इंतकाल हुआ और वो किसको किसको छोड़ के गई है, उसके वर्षा में कौन कौन है, मान लीजिए उसका शौहर है, उसका बाप है और उसका बेटा है। आप रिश्ते कभी ऐसे न मिलाइएगा कि अब इब्न इधर से रिश्ता है, ज़ौज अब इब्न, ये आपस में क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बल्कि जिसकी जायदाद मिलनी है उसके रिश्ते लिखाए जाते हैं, जिसकी जायदाद को तकसीम करना है उसके रिश्ते लिखाए जाते हैं। ये आपस में क्या होंगे, इनके रिश्ते से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनमें एक दूसरे को एक दूसरे की जायदाद नहीं मिल रही है, बल्कि मय्यित की जायदाद मिल रही है। तो जिसकी जायदाद बांटी जा रही है वो और उसके वर्षा में क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, ये देखा जाएगा। वर्षा में आपस में क्या ताल्लुक है, ये रिश्ता बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, और इससे जायदाद की तकसीम का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात ठीक से समझ रहे हो ना। चलो, अब हमने इसको समझ लिया कि कौन है। अब चलिए देखते हैं कि किसी औरत का इंतकाल हुआ, उसके वर्षा में उसका शौहर है, उसका बाप है, उसका बेटा है, तो किसको कितना मिलेगा। हमने अभी आपको तरीका बताया है कि जिसके अहवाल हमने अभी पढ़ाए हैं हम उसी की मशक कराने चाहते हैं, और जिसके अहवाल नहीं पढ़ाए हैं उसको किसी मकसद से लाए हैं, वो भी सपोर्ट के तौर पर काम करेगी वो चीज़ें, लेकिन अभी उसके कुछ हिस्से नहीं लिखने हैं वहाँ। चलो, ज़ौज को कितना मिलेगा। अब ज़ौज का हिस्सा बांटने के लिए शौहर को कितना मिलेगा, शौहर का हिस्सा बांटने के लिए ज़ौज के अहवाल पर गौर करना पड़ेगा कि ज़ौज की कितनी हालतें हैं। अब इसको चेक कर लो, ज़ौज की 2 हालतें हैं, कौन कौन। एक तो यह है कि अगर मय्यित की फरा है तो, और एक मय्यित की फरा नहीं है तो, ये दोनों हालतें हैं, है ना। मय्यित की अगर फरा है, मय्यित की औलाद है, तो शौहर को कितना मिलता है, 1/4, और मय्यित की औलाद नहीं है तो उसे कितना मिलता है, 1/2। ठीक है। तो चलिए इसमें दोनों सूरतों में से कौन सूरत बैठ रही है ज़ौज के लिए, मय्यित की औलाद है कि नहीं, मय्यित की औलाद है कि नहीं, बेटा है ना जी, बेटा है ना। तो अब आप ज़ौज को कितना दोगे, 1/4। ठीक है, 1/4। चलो, अब हमने ज़ौज को हिस्सा दे दिया कि उसकी जायदाद में से, औरत की जायदाद में से शौहर को इस कंडीशन में कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। यानी अगर उसके पास 4 बीघे खेत हैं तो शौहर को कितना मिलेगा, 4 लाख रुपए हैं तो शौहर को कितना मिलेगा। इसी वजह से का वाला हिसाब जानना जरूरी होता है। मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए क्योंकि 12 का 1/4 कितना हुआ, 12 का 3 हुआ, तभी ना आप निकाल पाएंगे कि उसकी जायदाद मान लीजिए 12 बीघे है
तो इसको शौहर को 1/4 मिल रहा है, तो कितना बीघा मिलेगा या कितना लाख मिलेगा, तो 4 तियां 12 आप हिसाब लगा लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं जानते हैं तो आप पता नहीं पाएंगे कितना मिलेगा। क्या ख्याल है? चलो अब पे आते हैं। बाप को कितना हिस्सा मिलेगा? बाप का हिस्सा देने के लिए बाप के अहवाल देखने जरूरी होते हैं। चलो बाप के अहवाल देखते हैं। पहली हालत है कि बेटा या पोता अगर होगा मय्यत का, दोनों में से कोई एक है, तो उसको 1/6 मिलेगा। दूसरी हालत क्या है? बेटी या पोती है तो उसको 1/6 और असबा मिलेगा। तीसरी हालत क्या है? अगर बेटा बेटी पोता पोती नहीं है, यानी फरा नहीं है, तो बाप असबा होगा। इन तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन, इन तीनों हालतों में से कौन सी हालत ज्यादा बैठ रही है, बढ़िया बैठ रही है? पहली हालत। अच्छा एक बात ये भी जान लो, अगर बेटा बेटी और पोता पोती भी हो, तब जो मजबूत वारिस होगा उसी का ख्याल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर उस मय्यत के बेटा भी होता और बेटी भी होती, तो किसका ख्याल करते? अगर बेटी का ख्याल करते तो 1/6 और असबा मिलता, और बेटे का ख्याल करते तो खाली 1/6 मिलता। तो किसको ख्याल किया जाएगा? बेटे का ख्याल किया जाएगा, मजबूत वही है ना। चलो ठीक है, तो इत्तेफाक से यहां दोनों नहीं है, बेटा है। तो पहली हालत गोया अल-फर्जुल मुतलक। तो अल-फर्जुल मुतलक नहीं लिखोगे बल्कि नीचे लिखोगे 1/6। अच्छा चलिए, बेटे के अहवाल मैंने पढ़ाए हैं आपको, इसके नीचे कट का निशान मारो। जो मैंने बेटा लिखा दिया किसी मकसद से लिखाया है, लेकिन इसके अहवाल नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी इसको कुछ नहीं लिखना है। हालांकि ये ऐसी सूरत में ये बेटा असबा होगा, यानी बाकी बची जायदाद ले लेगा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि मैंने असबात की कोई लिस्ट आपको नहीं पढ़ाई है, तो अगर इसी यहाँ हिस्सा देने लगोगे तो भी बहुत सारे मसले ऐसे आएंगे जहां आप फंस जाएंगे। इस वजह से जिसको अभी मैंने नहीं पढ़ाया है उसे अभी टच नहीं करना है। चलिए, तो एक को मिला 1/4 और एक को मिला 1/6, है ना। तो अगर मान लीजिए 12 लाख रुपए है बीवी के पास, तो किसको कितना मिलेगा? फर्ज कर लेते हैं, ऊपर लिख लो 12 लाख, ऊपर लिख लो 12 लाख। 12 लाख अगर रुपए हैं तो क्या बताओ शौहर को कितना मिलेगा? हाँ, और बाप को कितना मिलेगा? 2 लाख। कुछ बचेगा? इतना बच जाएगा, है ना। ये इतना बेटे को मिल जाए, क्योंकि असबा वो होता है जो असहाबुल फुरूज से जो हिस्सा बांटने के बाद जो बच जाए, पूरा का पूरा जो ले ले, उसको असबा कहा जाता है। असबा किसे बोलते हैं? तो आज मैंने इसको लगाने का तरीका बता दिया है कि कैसे लगाया जाएगा, मसला कैसे लिखा जाए, कैसे लगाया जाएगा। अब कोई मसला आए तो बताओ, जिन लोगों के अहवाल लिखाए हैं उसे एकदम पक्का याद होना जरूरी है कि नहीं? अगर जर्रा बराबर भी घोंच पोंछ होगा तो मसला आपका कभी भी सही हल नहीं हो सकता है। मैंने आपको ये बताया होगा कि ये बिल्कुल हिसाब के फार्मूले की तरह काम करेगा। ये अहवाल ये बहुत ज़रूरी हैं, और कल मैं इंशाअल्लाह और मसाइल बोलूँगा और डायरेक्टली हल कराऊंगा कि ऐसे हल करो कि किसको कितना मिलेगा, किस हालत में किसको कितना मिलेगा। बात समझ में आई? कल मैं कम से कम जल्दी 10 या 15 मसला बोलूँगा और आपको डायरेक्टली हल करना होगा। इस वजह से हाँ जी, क्या बोल रहे हो? नहीं, कापी पे हल करना रहेगा, ज़बानी कोई चीज़ नहीं चलेगी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, मसला मैं लिख करके ले आऊँगा, मसले उसको बोल दूंगा, आपको उसमें हल करना रहेगा। अगर हल कर ले जाएगा इसका मतलब याद है। अभी मैं इसको, ये थोड़ी चीज़ें हैं ना, मैं मशक करा रहा हूँ ताकि जब अगली पढ़ाने लगूंगा अगली चीज़ें तो कहीं सब मिक्स ना हो जाए। इस वजह से 3, 4, 5 जो मैंने लिखाया है इसको खूब पक्का करा रहा हूँ, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा।
सब खलत मलत हो जाएगा। इस वजह से मैं इतना धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसे आप बार बार दोहराते रहें, याद कर लें। तो कल का मैं आपको काम दे रहा हूँ कि आप अहवार फिर देख लीजिएगा, और उसके बाद मैं मश्क लिखा करके आगे के अहवार पढ़ाऊंगा, जैसे ज़ौज है, बनातु सुल्ब है, अखी अल्लाती भाई बहन है, बहुत सारे लोग बाकी हैं भी ना। हाँ, तो उनके अहवाल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।